हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो जीव विज्ञान के ऊपर है, यानी कि ये बायोलॉजी का क्लास है। ये क्लास नंबर हमारा 9 है, जिसमें हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये तंत्रिका तंत्र का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड 61 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा पीएससी, व्यापम, सीजीटेट या फिर आरक्षक, पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपके सिलेबस में जीव विज्ञान का सब्जेक्ट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। किसी भी पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार की चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, वही है आप सारे पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो चलिए आज का जो ये महत्वपूर्ण सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान रखेंगे, हमने 61 तक के क्वेश्चन को इससे पहले पार्ट में डिस्कस कर रखा है, तो आज हम 62 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? मस्तिष्क का वह भाग जो श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो सुनने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए दिया गया है मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी में दिया गया है निम्न मस्तिष्क, या ऑप्शन डी में है हाइपोथैलेमस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? मस्तिष्क का वो भाग जो श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिशु के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? तो शिशु के जन्म के समय जो गर्भाशय है उसका जो संकुचन होता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं। प्रोटीन हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं ये आपको बताना है। क्या केंद्रक पर होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं, या फिर कोशिका द्रव पर होते हैं, या फिर कोशिका सतह पर होते हैं? तो प्रोटीन हार्मोन संवेदांग जो होते हैं वो कोशिका सतह पर स्थित होते हैं, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉलिकल उद्दीप्त करने वाला हार्मोन निकलता है। फॉलिकल उद्दीप्त करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है। क्या ये पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से निकलता है, या फिर जनन ग्रंथि से निकलता है, या फिर थायराइड ग्रंथि से, या फिर पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलता है? फॉलिकल उद्दीप्त करने वाला जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलता है, ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप भी आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे जिससे आपको भी आंसर याद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग कहाँ होते हैं? शरीर संतुलन से संबंधित जो संवेदांग है वो कहाँ स्थित होते हैं ये आपको बताना है। नासावेश्म, या फिर मॉड्यूला ऑब्लंगाटा, या फिर नेत्र, या फिर अंतःकरण? क्या इसका करेक्ट आंसर है? शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग जो होते हैं वो अंतःकरण है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग कहाँ होते हैं? तो होते हैं वो अंतःकरण पर, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो संवेदना ग्रहण करना है। ठीक है, संवेदना ग्रहण करना तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं।
जो दो तंत्रिका है, मान लेते हैं दो तंत्रिका, उनके बीच के जो खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे द्विमिका कहते हैं, या फिर युग्मनाव बंधन कहते हैं, या फिर ऑक्सान कहते हैं, या फिर आवेग कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्विमिका कहते हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विमिका कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है, शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ताप नियंत्रण केंद्र की बात करें तो यहाँ पे आपको मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं। ये ऑप्शन ए में है सेरिब्रम, ऑप्शन बी में दिया गया है सेरिबेलम, या ऑप्शन सी में दिया गया है प्यूस ग्रंथि, या ऑप्शन डी में है हाइपोथैलेमस। तो शरीर का जो ताप नियंत्रण केंद्र है वो हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कशेरुकी में मेरु रज्जु का श्वेत प्रत्य मुख्यतः बना होता है? किसका बना होता है? किसका बना होता है? जल्दी कमेंट करेंगे। कशेरुकी में मेरु रज्जु का श्वेत प्रत्य मुख्यतः किसका बना होता है? तो वो बना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नॉन मॉड्यूलेट तंत्रिका तंतुओं का। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि हृदय की परमाणुकंपी तंत्रिका काट दे तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बिना तंत्रिकीय नियंत्रण के हृदय स्पंदी होगा, या फिर हृदय स्पंदन रुक जाएगा? तो बहुत से लोग इसका आंसर डी लगा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि हृदय की परमाणुकंपी तंत्रिका काट दे तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बिना तंत्रिकीय नियंत्रण के हृदय स्पंदी होगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वह रसायन जो उद्दीपन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने के लिए सहायक होता है, कौन सा सहायक होता है? तो इसमें से वह रसायन जो उद्दीपन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने के लिए सहायक होता है वो होता है एसिटिल कोलिन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को कहते हैं? एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर। श्वान के पर्व, या फिर श्वान कोशिकाएं, या फिर रैनवियर के पर्व, या फिर निसिल के कण? क्या कहते हैं? एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को क्या कहा जाता है? रैनवियर कहते हैं, रैनवियर के पर्व। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि टैडपोल से थायराइड निकाल दे तो वह, यदि टैडपोल से थायराइड निकाल दे तो यह क्या होगा? ये हो जाएगा टैडपोल ही रह जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। यदि टैडपोल से थायराइड निकाल दे तो यह टैडपोल ही रह जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है, सिक्रिटिन किसकी क्रिया को प्रेरित करता है? क्या यकृत की, या फिर आमाशयी ग्रंथियां, या फिर अग्नाशय, या फिर पित्ताशय? सिक्रेट किसकी क्रिया को प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है अग्नाशय। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थाइमस ग्रंथि के
थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमस ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है पैराथायरॉक्सिन। ठीक है, पैराथायरॉक्सिन, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या स्रावित होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या स्रावित होता है? तो ये होता है वैसोप्रेसिन व ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद्रियस ह्यूमर की गुहा होती है। विद्रियस ह्यूमर की गुहा होती है, वो क्या होता है? लेंस के पीछे होता है, ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हृदय, यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दें तो हृदय स्पंदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वही रहेगा। ये शायद क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं, पिछला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे दिया गया था, जैसे यदि हृदय की परानुकंपी तंत्रिका काट दे तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हमने ऑप्शन सी लिया था, बिना तंत्रिकीय नियंत्रण के हृदय स्पंदित रहेगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दे तो हृदय स्पंदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो हृदय का स्पंदन है यानी कि हृदय का धड़कना है वो पेशीय जनन है, ना कि तंत्रिका जनन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रकाश की ओर पादप अंगों का झुकना किस प्रकार की गति है? प्रकाश की ओर पादप अंगों का झुकना किस प्रकार की गति है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ये किस प्रकार की गति है? तो ये है अनुवर्तन गति, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। किसमें होती है न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या होती है तो कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मेंढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मेंढक की बात हो रही है, मेंढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो मेंढक में जो कपाल तंत्रिकाएं हैं उनकी अगर जोड़ों में बात करें तो इसमें 10 जोड़े पाई जाती हैं, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेगस तंत्रिका कपाल तंत्रिका में कौन से क्रम की तंत्रिका है? जो वेगस तंत्रिका है वो कपाल तंत्रिका में कौन से क्रम की तंत्रिका है? तो ये 10वीं क्रम की तंत्रिका है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैनिक कार्यक्रमों में खड़ा होने और चलने फिरने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दैनिक कार्यक्रमों में खड़ा होने और चलने फिरने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? किस भाग द्वारा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सेरिबेलम। समझ में आ रही है? आगे बढ़ें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक वैज्ञानिक को प्रतिबंधित प्रविवर्त क्रिया पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह था? उसके बारे में आपको बताना है। एक वैज्ञानिक को प्रतिबंधित, ठीक है, एक वैज्ञानिक को प्रतिबंधित प्रवृत्त क्रिया पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह है? क्या है ये आपको बताना है। तो वह है पावलोव, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क का सेरेबेलम संबंध होता है। मस्तिष्क का सेरेबेलम किससे संबंध होता है? तो मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है वो पेशीय गतियों
और संतुलन के समन्वय से संबंधित होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि गर्भाधान हो चुका है तो स्त्रियों का कौन सा हार्मोजीव विज्ञान, ठीक है, हार्मोन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। क्या बोला गया था, यदि गर्भाधान हो चुका है तो स्त्रियों को कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी में दिया गया है ल्यूटिनाइजिंग, या ऑप्शन डी कोरियोनिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यदि गर्भाधान हो चुका है तो स्त्रियों को कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोरियोनिक गैनोडोड्रापिन, ठीक है, गैनोडोड्रापिन जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। यदि गर्भाधान हो चुका है तो स्त्रियों को कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो कोरियोनिक गैनोडोड्रापिन, ऑप्शन जो डी है वो एकदम सही है। आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ताप नियामक केंद्र में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ताप नियंत्रण का केंद्र कौन सा है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। ताप नियामक केंद्र पाया जाता है यानी कि कौन सा पाया जाएगा। ऑप्शन जो सी है हाइपोथैलेमस, इसी को ही बोलते हैं ताप नियंत्रण केंद्र, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण होता है, श्वसन का नियंत्रण जो मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा होता है। श्वसन का नियंत्रण पूछा जा चुका है, श्वसन का नियंत्रण कौन से भाग द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूला लिखा है, ठीक है, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा। श्वसन का नियंत्रण पूछा जा रहा है, क्या सेरिबेलम होगा, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा होगा, ग्रांड पालियो होगा या फिर हाइपोथैलेमस होगा। तो हाइपोथैलेमस को हमने अभी क्या देखा, ये ताप नियंत्रण का केंद्र है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, श्वसन का नियंत्रण, तो श्वसन का जो नियंत्रण है वो मॉड्यूला ऑब्लंगेटा द्वारा होता है। ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए पूरी तैयारी, चाहे वो फिजिक्स का क्लास हो, बायोलॉजी का क्लास हो, केमिस्ट्री का क्लास हो, या फिर छत्तीसगढ़ का क्लास हो, या इंडियन जियोग्राफी का क्लास हो, सारे क्लासेस इस जो चैनल है इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कराई जा रही है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे इस चैनल पे जा करके, तो वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, तो जाकर के वीडियो सभी देख लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइटर उपस्थित होता है, आइटर उपस्थित किसमें होता है। तो जो आइटर है वो किसमें उपस्थित होगा ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर तीसरे वेंट्रिकल होगा, दूसरे वेंट्रिकल होगा, तीसरे और चौथे वेंट्रिकल के मध्य, या फिर लेटेरल वेंट्रिकल में। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, जो आइटर जो उपस्थित होता है वो होता है तीसरे और चौथे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के मध्य, ठीक है। आइटर जो है वो तीसरे और चौथे वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित होता है। ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रॉड एवं कोन नेत्रों के किस भाग में होता है। जो रॉड और कोन है ये नेत्रों के किस भाग में होता है, तो ये होता है नेत्रों के रेटिना वाले भाग में। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन व एंजाइम मुख्यतः समानता होती है। हार्मोन व एंजाइम में मुख्यतः समानता होती है, किस चीज़ की मुख्यतः समानता होती है। क्या दोनों विशेष पीएच पर क्रियाशील है, दोनों प्रोटीन हैं, दोनों की कम मात्रा आवश्यक है, या फिर दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं। तो जो हार्मोन व एंजाइम में मुख्यतः जो समानता होती है ये है ऑप्शन डी, दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं, तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर लाना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं इसके आगे के क्लासेस लेते आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन है एडिशन का रोग किसके द्वारा होता है। एडिशन का रोग जो होता है वो एड्रिनल कार्टेक्स के द्वारा होता है। एडिशन का जो रोग है एड्रिनल कार्टेक्स के द्वारा होता है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है। वैसोप्रेसिन का जो कार्य है वो आपको बताना है। क्या इसका कार्य धमनियों को सिकोड़ना है, या फिर वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, या फिर रक्तदाब को बढ़ाना, या फिर ये सभी। तो वैसोप्रेसिन जो है इसका कार्य ये तीनों है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है गोरिल्ला के समान मानव जिसका सिर व हाथ बड़े हों तथा जबड़े लंबे हों किस कारण बनते हैं। गोरिल्ला के समान मानव जिसका सिर व हाथ बड़े हो तथा जो जबड़े हैं वो लंबे हो किस कारण बनते हैं। क्या कारण है ऐसा होने का। तो इसका जो कारण है वो वृद्धि हार्मोन का वयस्क में अति स्त्राव। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एपिनेफ्रीन होता है। एपिनेफ्रीन क्या होता है ये आपको बताना है। एपिनेफ्रीन क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिनेफ्रीन जो है वो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, ठीक है। आगे बढ़े हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रक किस हार्मोन को कहा जाता है। जल के पुनः अवशोषण का नियंत्रण किस हार्मोन को कहा जाता है। अभी हमने देखा इसका आंसर वैसोप्रेसिन, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो था वैसोप्रेसिन का कार्य क्या था। तो इसमें एक कार्य क्या था, वृक्क नलिका में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का इस आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े न्यूरॉन किससे बनते हैं। न्यूरॉन किससे बनते हैं, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन किससे बनते हैं, तो न्यूरॉन जो बनते हैं एक्टोडर्म से बनते हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि हृदय में जाने वाले वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करें तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हृदय में जाने वाले वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करें तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है हृदय स्पंदन वो घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो जो ऑक्सीटोसिन है इसका जो स्त्रावण होता है वो पिट्यूटरी द्वारा होता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तंत्रिका तंतु में नोड से नोड तक जंपिंग एक्शन पोटेंशियल को कहते हैं। तंत्रिका तंतु में नोड से नोड तक जंपिंग एक्शन पोटेंशियल को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं साल्टिटरी कंडक्शन, ठीक है, साल्टिटरी कंडक्शन। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैल्शियम व फास्फोरस हार्मोन कहाँ से। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, उसको सुधार लेंगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कैल्शियम व फास्फोरस हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कैल्शियम फास्फोरस मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय, ठीक है, उपापचय का नियंत्रण, उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन, ठीक है, करने वाला हार्मोन, करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। कहाँ से, ठीक है, कहाँ से स्रावित। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है
तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय नियंत्रण करने वाला हार्मोन जो है उसका जो स्रावण होता है वो पैराथायराइड द्वारा होता है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती? कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती? क्या एड्रिनल मॉड्यूला है, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे कॉर्टेक्स लिखा है, कॉर्टेक्स, ठीक है, या फिर थायराइड, या फिर वृषण, या फिर विषण? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती? चूंकि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में एड्रिनल मॉड्यूला होता है, थायराइड भी होता है और विषण भी होता है, इसलिए हमें क्या पूछा गया था, थायराइड के नियंत्रण में नहीं होती, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा? अभी हमने देखा जस्ट कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है, तो ये कहाँ से होता है? स्रावण पैराथायराइड से होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दे तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बार बार घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो मैंने पहले ही बताया कि जो हृदय है उसका जो धड़कना है, हृदय स्पंदन जो है वो एक पेशी जनन है, ठीक है, ना कि तंत्रिका जनन, ठीक है, इसलिए इसका तंत्रिका से कोई लेना देना नहीं होगा। हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल देने पर रुधिर के सीरम में सोडियम की मात्रा कम व पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट मिल गई होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को अगर रक्त से पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल दे, ठीक है, तो जो रक्त में बचा जो सीरम है, ठीक है, क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि निकाल देने पर जो रक्त है, रक्त के जो सीरम है में सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है? कम, और पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स सिकुड़ गया, ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी जीभ पर स्थित स्वादेंद्रिय किस श्रेणी की संवेदांग होती है? तो ये किस श्रेणी की संवेदांग होती है जो हमारी जीभ पर स्थित स्वादेंद्रियां हैं, वो किस श्रेणी की संवेदांग होती है? तो ये होती है बाह्य ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोडोप्सिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रेटिना की कोशिका में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो थायराइड में होती है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रतौंधी का कारण होता है। रतौंधी का कारण क्या है? तो रतौंधी का जो कारण है वो क्या हो जाएगा, शलाकाओं में रोडोप्सिन की कमी। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महाकायता व अग्रातिकायता का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो पिट्यूटरी का अति स्त्रावण। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम है, क्या बोल रहा है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम है तो उसमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। किसी भी व्यक्ति की रुधिर दाब बहुत कम हो गई है तो उसमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ प्राप्त होगा,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? तो ये सबसे कम होती है मस्तिष्क की कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भूचाल महसूस करने में कौन से संवेदनांग काम आते हैं? भूचाल को महसूस करने के लिए जो कर्ण हैं वो काम आते हैं, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैकशोबन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? जैकशोबन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? तो घ्राण संवेदना, ऑप्शन जो डी है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक मानव में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? क्या बोल रहा है, यदि किसी मानव का जो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रहा है तो उसका कौन सा तंत्रिका तंत्र है जैसे क्षतिग्रस्त हुआ है, कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो क्षतिग्रस्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरुरज्जु। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मेरुरज्जु है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है, मानव में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती है? मानव में पाई जाने वाली जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बाह्य और आंतरिक जो बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, दोनों अगर कौन सी है पूछा जाए तो वो है अग्नाशय। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रात को जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो इसके द्वारा ग्रहण की जाती है। तो यह किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? क्या बोल रहा है, रात को जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो यह किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? तो ये ग्रहण की जाती है शलाका। ऑप्शन जो बी ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बीजपत्रियों में जर युग्म को भेदित होता है। एक बीजपत्रियों में नर, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, नर लिखा गया था। ठीक है, एक बीजपत्रियों में नर युग्म को भेदित होता है तो ये होता है सूक्ष्म बीजाणु में। ठीक है, ऑप्शन जो है ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है? ये मैंने पहले ही बताया। तो ये कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यदि किसी गर्भवती स्त्री की अंडाशय गर्भधारण की चौथे माह में निकाल दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है। यदि किसी गर्भवती स्त्री की अंडाशय गर्भधारण के चौथे माह में निकाल दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो भ्रूणीय है, भ्रूणीय वर्धन जन्म तक सामान्य होता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेत्रदान में आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में आता है? नेत्रदान में क्या करते हैं, किसका दान करते हैं? तो जो नेत्रदान है इसमें कॉर्निया का दान करते हैं। ठीक है, कॉर्निया ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट हो चुका है, नेत्रदान में किसका हम दान करते हैं? तो कॉर्निया का दान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम जो दूरी है वो आपको बताना है। सामान्य आंखों के स्पष्ट किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, स्पष्ट दूरी कैसे, ये कोई भी चीज है ये और ये आंख बना लेते हैं। ठीक है, अब इसे स्पष्ट देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होनी चाहिए? क्या 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? तो किसी भी चीज की स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25
सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है। अब न्यूनतम की हमने बात की, अब अधिकतम की बात करते हैं। तो अधिकतम कोई पैमाना नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है ना इसमें। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम दृष्टि के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम के लिए इन्फिनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र जो होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है। जो मानव नेत्र है वो गोलीय होता है, या फिर समतल, या फिर उत्तल, या फिर अवतल। तो जो मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य का जो नेत्र है, मानव नेत्र उभयोत्तल है, जिसका अर्थ यह दोनों तरफ से उत्तल होता है, अतः उत्तल लेंस होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। जो मानव नेत्र है, ठीक है, वो मानव नेत्र उभयोत्तल होता है। कौन सा होता है, उभयोत्तल। ठीक है, अब उभयोत्तल का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान में रखना है सभी चीजें। मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र उभयोत्तल है। ठीक है, जिसका उभयोत्तल का क्या अर्थ है, जिसका अर्थ यह है कि ये दोनों तरफ से उत्तल होता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से उत्तल होता है। समझ में आया क्या। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता, ठीक है, इसको किस टाइप से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम में आया था कि कोई व्यक्ति है वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। ठीक है, यानी कि अपने स्मरण शक्ति वो खो चुका है, तो उसका कौन सा पार्ट जो है मस्तिष्क का वो क्षतिग्रस्त है, ये पूछा गया था। वही क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के स्मरण क्षमता, यानी कि किसी व्यक्ति का स्मरण क्षमता खो गया है, ठीक है, ये जब बोलते हैं तो उसका कौन सा जो पार्ट है वो डैमेज होता है। मानव मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ से होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पे सेरिब्रम, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, ऑप्शन बी में दिया गया था। क्या दिया गया था, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ से होती है, तो सेरिब्रम इसका पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया, किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति खो गई है, ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट जो है वो क्षतिग्रस्त है, कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज है, तो वो सेरिब्रम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई है आप सभी को पता होगा, न्यूरॉन होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा। प्रत्यावर्ती मैंने बताया, प्रत्यावर्ती क्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है, मेरुरज्जु उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति एक दुर्घटना में अपनी, जैसे मैंने पहले बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक दुर्घटना में अपनी स्मृति खो देता है, तो निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग दुर्घटनाग्रस्त या फिर क्षतिग्रस्त हुआ होगा। तो ये मैंने पहले ही बताया, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोई व्यक्ति अपनी स्मरण क्षमता खो दिया है, ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज था, तो सेरिब्रम। वही क्वेश्चन है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, एक व्यक्ति एक दुर्घटना में अपनी स्मृति खो देता है, तो निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग दुर्घटनाग्रस्त यानी कि क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वो सेरिब्रम होगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये सीजी व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, सीजी व्यापम में ये आया हुआ है, सीजी व्यापम में। ठीक है, अब ये कब आया है अगर बात करूं तो ये 2021 में आ चुका है। ठीक है, सीजी व्यापम के एग्जाम 2021 में ये आ चुका है। सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे
आपको ध्यान से देखना है, सभी चीज़ें याद रखनी है। जो मैं अलग से चीज़ें नोट कराता हूँ उन्हें आप कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठेंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ आपको जो लिखा प्रिंट हुआ है वही मिलेगा। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करेंगे और साथ में उसको याद भी रखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो की जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रहा है, वीडियो जो है वो आपके लिए अगर यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए। और भी जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं, जाकर के उन सभी को भी देख लीजिए। सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट। आरएनए से डीएनए को जाने वाली सूचना हस्तांतरण विधि को कहते हैं। आरएनए से किस में जा रहा है, डीएनए में। सूचना हस्तांतरण विधि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विपरीत अनुलेखन। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मनुष्य की आंख से किसी वस्तु की तस्वीर कहां पर बनती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये पटवारी के एग्जाम में आया था 2017 में, ठीक है। मनुष्य की आंख से किसी वस्तु की तस्वीर कहां से बनती है, तो मनुष्य की जो आंख है उसमें किसी भी वस्तु की जो तस्वीर है वो कहाँ बनती है, अगर पूछा जाए तो रेटिना में बनती है, ठीक है। और ये रेटिना में जो तस्वीर बनती है ये कैसा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन बता देता हूं, निम्नलिखित में से कौन रेटिना वर्णक है जो अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है, बाकी प्रकाश ग्राही अधिक स्पष्ट संकेत दे सके। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सा रेटिना वर्णक है जो अतिरिक्त प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे क्या हो, ताकि प्रकाश ग्राही अधिक स्पष्ट संकेत दे सके, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।